यार देखो, यहाँ डेविएशन सफर्ड बाय रिफ्रैक्टेड रे, ये पढ़ना है। तो लेकिन इसके पहले हम लोग देख लेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इन सबको पढ़ेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये TIR रिफ्लेक्शन है। तो तुम जानता है कि जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट रे जाती है, डेंसर टू रेयर मीडियम में लाइट रे ट्रेवल जब करती है, तो मान लो कि ये डेंसर मीडियम है, नीचे पानी है, वाटर है, एयर की तुलना में डेंसर है, क्योंकि वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कम होता है। जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगा वो डेंसर मीडियम कहलाएगा। और ये सिंपलिसिटी के लिए एयर मान लेते हैं और ये वाटर मान लेते हैं। अब मान लो कि लाइट रे ये नॉर्मल है, लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, वाटर से चली, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से लाइट रे चली, तो हम लोग जानते हैं ये मान लो एंगल आई है, इंसिडेंस, ये सीधे नहीं जा करके अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, डेविएट कर गई अपने पाथ से इतना एंगल से, वही एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। ये रिफ्रैक्ट कर जाती है, नॉर्मल से अवे चली जाती है। इसका मतलब ये हुआ इस एंगल को और बढ़ाते चले जाए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये कहलाया। अब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर I1 से हम रखे थे तो R1 हुआ, और थोड़ा बढ़ा देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को, I2 कर देते हैं, ये रे और रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ये एंगल R2 हो जाएगी। तो μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R बोलता है तुम, तो यहाँ μ2 1 की तरह है, या एयर नहीं रहेगा तो 1 नहीं होगा, कुछ भी हो। अगर I हम बढ़ाते चले जाएंगे तो R भी बढ़ेगा, I बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू बढ़ जाएगा, तो μ2 से डिवाइड करेंगे, R भी बढ़ जाए, I बढ़ाने से R भी बढ़ता है। स्नेल्स लॉ से हम लोग इस बात को जानते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ता जाएगा। अब इतना एंगल ऑफ इंसिडेंस कर दे और बढ़ा करके कि जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाए, ये वाला R का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, तब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां से यहां तक जो था एंगल ऑफ इंसिडेंस, इतना एंगल कर दिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। इतना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिए कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाएगा ऐसे। इस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ही कहलाता है क्रिटिकल एंगल थीटा सी, जिसके लिए R 90 हो जाए। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी कर दिए, तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R 90 डिग्री हो गया, तो ये एंगल थीटा सी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल। उतना एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, तो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। इंसिडेंट रे पहले I1 पे रखे तो R1 पे गया लाइट रे, इंसिडेंट एंगल बढ़ा दिया और R2 I2 कर दिए तो ये R2 पे चला गया, रिफ्लेक्टेड रे I बढ़ाने से R भी बढ़ता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना कर दिए कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो गया, तब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। अब इस एंगल से थोड़ा सा भी बढ़ा देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे, तब ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइट, सेम मीडियम में वापस आ जाएगी, और तब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नियम को फॉलो करेगा, ये दोनों एंगल बराबर हो। तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस करने पे, तो ये जितना एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा हो जाए, रिफ्लेक्ट करके लाइट सेम मीडियम में चली जाती है। इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मिरर की तरह बिहेव करने लगे ये सरफेस। तो जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट रे जाती है, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दिया जाए
तो लाइट फिर रिटर्न बैक होकर के सेम मीडियम में वापस आ जाती है। ये प्रॉपर्टी तो रिफ्लेक्शन में होता है। जैसे ये मिरर हो, मिरर की तरह बिहेव करने लगेगा। किसकी तरह बिहेव करने लगा? मिरर की तरह। इसी फिनोमेना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्या देखा? इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस is greater than critical angle theta c, critical angle, then light ray reflect back in same medium, and this phenomena is known as total internal reflection. नोट कर लो, पहले इसको मिटाएं, जगह खाली करें। जो लेट आए उनके लिए फिर से बता देते हैं। ये डेंसर मीडियम है, वाटर है, रेयर मीडियम है, मान लो एयर है। अब लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है I1 एंगल पे, नॉर्मल से दूर भाग गई इस तरह से R1 एंगल, और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और बढ़ गया। ये इस तरह से रे गई दूसरा वाला, ये दूसरा वाला रे था, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जा रहे हैं। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना कर दे कि लाइट रे 90 डिग्री पे चले जाए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 हो जाए। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। जब I इक्वल टू थीटा सी नाम दिए तब R इक्वल टू 90 हो गया। अब इस क्रिटिकल एंगल से अगर थोड़ा भी ज्यादा कर देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, मान लो अल्फा कर दिए, तो वो रिटर्न बैक होकर के सेम मीडियम में आ जाती है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं कि लाइट रिफ्लेक्ट करके सेम मीडियम में आ गई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल लाइट का प्रॉपर्टी फॉलो करे, ये अल्फा होगा, ये भी अल्फा हो जाए, लगेगा कि ये मिरर हो गया। तो जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस देते हैं तो लाइट रे वापस सेम मीडियम में आ जाती है। इस फिनोमेना को बोलते हैं हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नोट कर लिया? मिटा दें इसको? यस कॉमा ओके लिखो। नोट कर लिया है? यस। तो TIR के लिए क्या देखा कि डेंसर मीडियम से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? जब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है। तो व्हेन लाइट रे propagates from denser medium to rarer medium, then it is reflected away from the normal, away from the normal। देख रहा था तस्वीर में। Now if angle of incidence is increased, angle of incidence in rarer medium is increased, in denser medium is increased, angle of incidence increase करा रहे हैं, then angle of refraction in rarer medium also increases, Now at a certain angle of incidence in denser medium, certain angle of incidence in denser medium, angle of refraction in rarer medium becomes 90 degree. Refraction in rarer medium become 90 degree. This angle of incidence is known as critical angle. This angle of incidence is known as critical angle.
is known as critical angle theta c. तो उतना एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाए, क्रिटिकल एंगल कहलाता है. नाउ इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस is further increased, from critical angle, then light ray reflected back in same medium. And follows the property of reflection, follows the law of reflection. This phenomena is known as TIR, is known as total internal reflection. Total internal reflection. तो पूछेगा TIR क्या है, इतना लिख देना है. This phenomena is known as total internal reflection. इसको नोट कर लीजिए. तो पूरा कहानी हम लिख दिए स्कूल में लिखने के लिए. इसको स्थिर से पढ़िएगा, सब समझ में आ जाएगा, सारा चीज लिखा हुआ है. नोट करके कॉपी में नोट कर लिए, हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए, हैंड रिटन नोट्स. उसके बाद ओके लिखिए तो मिटाएंगे इसको. तो अली लेट आया था तो उसके लिए एक बार फिर बता दें. देखो जी अली, ये डेंसर मीडियम है, मतलब पानी समझ लो. ये रेयर मीडियम है, तो कोई जरूरत नहीं है कि हमेशा पानी और हवा ही रहे. रेयर मीडियम में म्यू आर रख दिए रिफ्लेक्टिव और म्यू डी लिख दिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का. तो स्टार्टिंग से है, तो तुम्हारे नाम से कौन आया अली करके एक और? बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था. हाँ देखो, तो ये डेंसर मीडियम में लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना लेते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाए, तब इस एंगल को क्रिटिकल बोलते हैं, थीटा सी. अब इससे ज्यादा एंगल अगर इंसिडेंट करवाते हैं तो उतना ही एंगल पे फिर लाइट लौट के चली आएगी वापस. ये अल्फा है, तो अल्फा एंगल पे ही वापस चली जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. इसी को TIR बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अगर थीटा थी से बड़ा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कर दिया, अल्फा. यहां से यहां तक एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा कर दिए, अल्फा कर दिए तो अल्फा पे ही वापस आ जाएगी लाइट. तो क्रिटिकल एंगल थीटा सी कहलाए, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री होती है. यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं, अप्लाई स्नेल्स लॉ. थीटा सी का वैल्यू निकालते हैं हम लोग. स्नेल्स लॉ एट एम, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाओ यहाँ. तो क्या बोलेगा कि म्यू डी साइन थीटा सी व्हेन आई इक्वल टू, तुम देखा थीटा सी, देन आर इक्वल टू 90 डिग्री हो गया था. इसी को वैल्यू को लिखो, तो म्यू डी साइन आई इक्वल टू म्यू आर साइन आर लिखते हैं फॉर्मूला हम लोग. तो म्यू डी रहने दिए, म्यू डी साइन आई की जगह पे थीटा सी कर देते हैं, तो साइन आर साइन 90 डिग्री हो जाएगा. तो साइन थीटा सी का फॉर्मूला आ गया साइन 91 हो जाता है, म्यू आर बाई म्यू डी. मतलब जो रेयर मीडियम था उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बाय डेंसर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड क्रिटिकल एंगल. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड
critical angle. This is the formula to find critical angle. तो थीटा सी को हम लोग बोल दिए फाइनली साइन इनवर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब स्पेशल केस में अगर रेयर मीडियम एयर हो जाए और डेंसर मीडियम को हम लोग, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। स्पेशल केस में हम लोग इसको अगर इफ म्यू आर इक्वल टू 1 हो जाए फॉर एयर के लिए एंड म्यू डी को म्यू बोल दें डेंसर मीडियम के लिए, डेंसर मीडियम मान लो पानी है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और एयर हो जाए रेयर मीडियम, तब ये फॉर्मूला बन जाएगा थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। मतलब इसको ऐसे भी स्टूडेंट याद रखता है साइन थीटा सी इक्वल टू 1 बाय म्यू। अगर रेयर मीडियम एयर है ऊपर और नीचे पानी है तो म्यू का, पानी का म्यू होता है 4/3, तो थीटा सी निकल जाएगा कि वाटर के लिए कितना एंगल पे ये 90 डिग्री पे जाएगी, क्रिटिकल एंगल कितना होगा। तो ये ज्यादा यूज होता है, एयर जनरली लेके क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हमेशा एयर रहे, ये जनरल फॉर्मूला होगा म्यू आर बाय म्यू डी। अब म्यू आर बाय म्यू डी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 1 बाय म्यू डी बाय म्यू आर, इसको बोलते हैं 1 बाय डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव टू रेयर मीडियम, ऐसे भी लिखा जाता है। तो उसको आप लिख सकते हैं जनरल फॉर्मूले को इस तरीके से 1 बाय म्यू डी रिलेटिव टू म्यू आर, मतलब ऐसे साइन इनवर्स 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम रिलेटिव टू रेयर मीडियम। ये जनरल फॉर्मूला हो गया, ये जनरल हुआ, ये पर्टिकुलर हुआ। जब ऊपर हवा है तब 1 बाय लिखें, नहीं तो म्यू डी बाय म्यू आर लिखना पड़ेगा नीचे में, म्यू डी बाय म्यू आर लिखना पड़ेगा नीचे में। दिखाई पड़ रहा है? वीडियो क्लियर है? नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर हुआ जी? ठीक। अब जरा देख लो, डेविएशन सफर्ड बाय रिफ्रैक्टेड रे, डेविएशन सफर्ड बाय रिफ्रैक्टेड रे, डेविएशन सफर्ड बाय रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे कितना डेविएट करता है? तो दो केस हो सकता है। केस 1, when light ray propagates from denser to rarer,
फ्रॉम डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर मीडियम में जब लाइट रे जा रही है तब कितना डेविएशन होगा। इसमें पार्ट ए देखो, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा है या बराबर हो सकता है। तो मान लो डेंसर से रेयर में जाती है, ऐसे रे चली, मान लो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है, ये नॉर्मल से अवे चली जाती है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यही हो गया बीटा। तो जाना था लाइट रे को कैसे, ऐसे जाना था, लेकिन इधर मुड़ के चले गई तो यही एंगल डेविएशन कहलाता है, डेल्टा डेविएशन कहलाता है। अगर आई और आर लिखोगे तो आर माइनस आई हो जाएगा, यही आई हो गया अल्फा के बराबर, आर हो गया बीटा के बराबर। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या बोलोगे, आर माइनस आई, तो यहाँ बीटा माइनस अल्फा बोल दिए, बीटा माइनस अल्फा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाओगे तो जब आई थीटा सी के बराबर कर देते हैं, when I इक्वल टू थीटा सी, देन R इक्वल टू 90 डिग्री हो जाता है, पाई बाई 2 हो जाता है, तो मैक्सिमम डेविएशन कहलाएगा उसमें। तो कितना हो जाएगा मैक्सिमम डेविएशन, जब ये 90 डिग्री पे चली जाएगी और एंगल आई थीटा सी के बराबर कर दिए, अल्फा से बढ़ा के थीटा सी कर दिए, तो आर हो जाता है ऐसे 90 डिग्री। तो आई हो गया तुम्हारा थीटा सी के बराबर और आर हो गया तुम्हारा 90 डिग्री, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा सी करें, ये मैक्सिमम डेविएशन कहलाए। खैर, तो जनरल इसके पहले हम लोग मैक्सिमम के पहले जब देखिए यहाँ स्नेल ला लगाते हैं, तो स्नेल ला लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी है, ये म्यू आर है, तो आप बोलिएगा म्यू डी साइन आई मतलब साइन अल्फा इक्वल टू म्यू आर साइन बीटा। आर को बीटा बोल रहे हैं यहाँ पे हम लोग, आई है अल्फा, आर है बीटा, ये वाला बीटा एंगल था शुरू में, तो वही लगा दिए पहले वाले केस के लिए। तो तुम यहाँ पे बोल सकता है साइन बीटा इक्वल टू म्यू डी बाई म्यू आर इंटू साइन अल्फा, तो बीटा को बोलेंगे साइन इनवर्स म्यू डी बाई म्यू आर, कुछ वैल्यू आ जाएगा, इंटू साइन अल्फा कुछ वैल्यू है, ऐसा हो गया। तो तुम डेल्टा को बोल सकते हो यहाँ पे इस इक्वेशन 1 से, फ्रॉम 1 से बीटा की जगह पे लिख देंगे साइन इनवर्स म्यू डी बाई म्यू आर इंटू साइन अल्फा माइनस अल्फा, ऐसा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा था शुरू में, तो डेल्टा का ग्राफ खींच सकते हो अल्फा के साथ, डेविएशन का ग्राफ, एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले अल्फा रखे बाद में थीटा से किए थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग आई को बदल रहे हैं, ये साइन इनवर्स है, साइन का ग्राफ ऐसा होता है, इनवर्स कर दिए उल्टा हो जाए, तो साइन इनवर्स करके जा रहा है, अल्फा 0 करोगे तो ये सीधे निकल जाए, कोई डेविएशन नहीं होगा, तो 0 से स्टार्ट होगा ग्राफ और इस तरह से ग्राफ बढ़ते चला गया। ग्राफ साइन कर्व जो है उसको पलट देना है, इस तरह से बढ़ते चला गया। और तुम देखा कि जब थीटा सी वैल्यू हुआ तब ये मैक्सिमम डेविएशन हो गया, डेविएशन यहाँ पे दिखा रहे हैं वाई एक्सिस, नोट कर लो इसको। तो कब हो गया मैक्सिमम, जब थीटा सी हो गया तो पाई बाई 2 माइनस थीटा सी हो गया, पाई बाई 2 माइनस, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते बढ़ते थीटा सी हो गया, अल्फा से बढ़ के थीटा सी, तब डेविएशन आ गया पाई बाई 2 माइनस थीटा सी, इस तरह का ग्राफ हो जाएगा। अब अगर थीटा सी से बड़ा हो जाएगा तब क्या होगा, तो उसको पार्ट 2 में करते हैं हम लोग। ये पार्ट 1 देखे जब थीटा सी से कम था या इक्वल टू था तब तक देखे हम, आई लेस देन इक्वल टू थीटा सी, वहां तक देखे। अगर ज्यादा हो जाएगा तो फिर इसे एंगल और बढ़ा देंगे क्रिटिकल एंगल से, तो इसी मीडियम में आ जाएगी लाइट रे, तो डेविएशन क्या होगा,
इसको नोट कर लिया तो ओके लिखो, मिटाएंगे इसको। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा। तो पार्ट 2 इसका करते हैं, डेंसर से रेयर मीडियम की ही कहानी है, इसका पार्ट 2 करते हैं। इसका पार्ट 2 में हम लोग देख रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिए, ग्रेटर देन थीटा सी कर दिए। तो ग्रेटर देन थीटा सी करने से क्या होता है, ये डेंसर मीडियम था नीचे, तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा करेंगे तो जितने एंगल पे जाएगी उतने ही एंगल पे वापस आ जाएगी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जितने एंगल पे गई उतना ही एंगल पे आ गया वापस। तो लाइट रे को जाना था इधर बट चला आया इधर, तो ये डेविएशन हो गया। तो डेविएशन क्या बोलेंगे, टोटल 180 डिग्री माइनस 2i। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एंगल 180 होता है, ये वाला 180 है, उसमें से 2i घटा दिए, वही निकल गया। इस केस में डेविएशन हो जाएगा पाई माइनस 2i, पाई माइनस 2i। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई को बढ़ा करके कर देंगे हम लोग जो है धीरे धीरे 90 डिग्री पाई बाई 2। तो लाइट रे इसी तरीके से चली जाएगी सीधे सीधे, 90 डिग्री कर देंगे, डेल्टा 0 हो जाएगा। तो इसका ग्राफ खींचना है, तो इसका ग्राफ क्या हुआ, तो स्ट्रेट लाइन हो गया सीधा सीधा। तो डेल्टा प्लस 2i इक्वल टू पाई लिख सकते हैं हम लोग, और इसको डेल्टा बाई पाई प्लस आई बाई पाई बाई 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। इंटरसेप्ट फॉर्म में ले आए, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचना है डेल्टा आई में, तो इट इज ए स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ये साइन इनवर्स था, उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो आई का वैल्यू पाई बाई 2 है, डेल्टा कहीं ऊपर से पाई से शुरू हो जाएंगे, तो थोड़ा सा ऊपर हम लोग को दिखाना पड़ेगा, इसके ऊपर। और ये लाइट रे ऐसे आई, ये एंगल इंसिडेंस पाई बाई 2 है, इसको बढ़ाने के बाद डेल्टा पाई पे जाके कटना चाहिए, इस तरह ग्राफ हो जाएगा। और यहाँ पे डेविएशन क्या बोलेंगे हम लोग, ये जब पाई बाई 2 आई रखेगा तो डेविएशन जो है हमारा कितना हो गया था, 0। तो पाई बाई 2 यहाँ पे कर दिया तो वो आ जाएगा पाई माइनस 2 थीटा सी, पाई माइनस 2 थीटा सी। यहाँ पे आई 0 करेगा तो ये वाला पॉइंट तो ऊपर जाके कटेगा, ये पाई माइनस 2 थीटा सी हो। आई का वैल्यू थीटा सी से बड़ा है, ये थीटा सी पे हम लोग लिखे हैं वैल्यू, और ये जो कटेगा वो वाला वैल्यू नहीं लिख रहे क्योंकि वो संभव नहीं है, पाई एंगल संभव नहीं है, उलट जाएगा। डेंसर से रेयर की कहानी खाली पढ़ रहे हैं। तो थीटा सी पे वैल्यू डालोगे, इस इक्वेशन में थीटा सी डाल दोगे तो डेविएशन पाई माइनस 2 थीटा सी आ जाएगा, ये फॉर्मूला है इसके लिए। तो थीटा सी पे कितना होगा, पाई माइनस 2 थीटा सी। ये ग्राफ हो गया स्ट्रेट लाइन। तो थीटा सी से आगे तक का ही ग्राफ दिखाएंगे, यहीं तक, थोड़ा उठा हुआ पॉइंट आएगा इसमें। नोट कर लिया इसको। अब केस 2 पढ़ते हैं, जब रेयर से डेंसर में आएगी तो। मिटा दें, यस। अब दूसरा वाला जो है हम लोग केस देखते हैं, केस 2। इस ग्राफ को याद रखना, काम का चीज है। केस 2 देखो, केस 2, केस 2 कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया ग्राफ जी, प्रथम
ग्राफ का कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया? सेकेंड पार्ट स्ट्रेट लाइन होता है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 होता है। इसका ग्राफ कैसा होता है? एक्स के नीचे इंटरसेप्ट ए है, वाई के नीचे बी है, तो ऐसा लाइन होता है। तो इसमें लाइट रे ऐसे गई थी और इसी पार्ट से लौट आई, ये जितना एंगल है उतना ही एंगल पे लौट आई, तो डेविएशन ये वाला हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे डेल्टा को? पाई माइनस, ये पूरा एंगल होता है पाई, और उसमें से 2i घटा दिए थे, ये बच जाएगा पाई माइनस 2i। इसमें आई थीटा सी रखेगा तो डेल्टा कितना होगा? आई का वैल्यू थीटा सी रखेंगे तो डेल्टा कितना होगा? पाई माइनस 2 थीटा सी। अब तुम यहाँ पढ़ रहा है 90 डिग्री के अंदर तक के लिए पढ़ रहा है, 90 डिग्री तक मैक्सिमम डेंसर मीडियम से जा रहा है ना लाइट रे, तो आई 90 डिग्री तक दिखाएगा। तो इसी लाइन, इसी इक्वेशन को ऐसे लिख दिए, इसी इक्वेशन को ऐसे, तो डेल्टा प्लस डेल्टा और आई में ग्राफ खींचना था, ऐसे लिख दिए। तो डेल्टा बाई पाई प्लस 2i बाई पाई इक्वल टू 1 कर दिए। वाई एक्सिस पे हमारा डेल्टा है और एक्स एक्सिस पे हमारा आई है, तो हम लोग क्या किए, 2 को नीचे ले आए इसको, तो इस फॉर्मेट में लिख दिया। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, एक्स पे पाई बाई 2 खींचना है। तो लाइन जो हम लोग खींचे, क्योंकि हम लोग को थीटा सी से ज्यादा एंगल के लिए ग्राफ खींचना था, तो थीटा सी तक का तो कहानी तुमको पता था, यहाँ तक थीटा सी तक का कहानी। थीटा सी के लिए यहाँ कितना डेविएशन आया था? जब एंगल था तो 90 माइनस 90 पे चलाया था थीटा सी पे, तो 90 माइनस बीटा माइनस अल्फा, 90 माइनस थीटा सी आया था। अब इसके बाद वाला ग्राफ तुमको खींचना है, तो थीटा सी पे डेविएशन कितना आ रहा है? इसमें थीटा सी डाल के देखो इस इक्वेशन, जब आई थीटा सी डालेंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा सी, ये 90 माइनस थीटा सी है, पाई माइनस थीटा सी थोड़ा ऊपर होगा, ये 90 है, ये 180 माइनस है, ऊपर होगा। तो वहां से स्ट्रेट लाइन तुमको खींचना है, इस पॉइंट पे थीटा सी पे यहाँ पे आएगा, इस पॉइंट से जाता हुआ लाइन खींचना है। स्ट्रेट लाइन ऐसा खींचना है जो एक्स एक्सिस पे पाई बाई 2 कट करे। एक्स एक्सिस पे कितना, एक्स एक्सिस पे आई खींचता है, पाई बाई 2 कट करे, तो यहाँ पाई बाई 2 पे कट किया ये वाला पॉइंट, इसलिए यहीं से रे दिखाएंगे, इधर वाला लाइन नहीं मिलाएंगे, ये लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये डेल्टा क्या है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता पाई माइनस 2 थीटा सी से मैक्सिमम। जब आई थीटा सी था तब डेविएशन हुआ था तुम्हारा पाई माइनस 2 थीटा सी, तो ये पॉइंट एक्सक्लूडेड रहेगा, थीटा सी से थोड़ा ज्यादा होगा, तो मैक्सिमम हो सकता है पाई माइनस 2 थीटा सी, तो इसलिए यहां से ग्राफ खींचे। समझ में आया? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, आई थीटा सी जब होगा तो डेल्टा होगा पाई माइनस 2 थीटा सी, इस इक्वेशन से जस्ट क्रिटिकल एंगल, तो ग्राफ इसलिए ऐसा खींचे इंटरसेप्ट फॉर्म। समझ में आया? तो यस या नो कुछ बोलो जल्दी से, नहीं तो फिर बाद में बताना पड़ेगा अलग से। तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ था इसलिए ऐसा खींचे। नेक्स्ट, अब अगर हम लोग केस 2 रेयर टू डेंसर मीडियम बोले, when light ray propagates from rare to denser medium, rare to denser medium, रेयर से डेंसर मीडियम में जब लाइट रे जा रही है तब क्या होगा? ये तो सिंपल है, तो अपने से निकाल लो। मान लो किसी एंगल आई के लिए दिखाया, ये रेयर मीडियम है तुम्हारा, ये डेंसर मीडियम, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, ऐसे आ रही थी रे लेकिन नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, इस एंगल को आर बोलते हैं, इस एंगल को आई बोलते हैं। वर्टिकल एंगल देखोगे ये नॉर्मल है और ये वही वाला लाइन आगे बढ़ा हुआ है, ये पूरा आई होगा वर्टिकल एंगल, तो डेविएशन यही वाला हुआ, तो कितना हो गया? आई माइनस आर। इस केस में डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा आई माइनस आर। डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो गया? आई माइनस आर। तब इस केस में प्रूव करने के लिए जैसे तुमको बोलेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इस केस में प्रूव करने के लिए बोलेगा, क्वेश्चन देगा, प्रूव दैट in above case
इन above केस एक क्वेश्चन है कि tan डेल्टा बाई 2 इक्वल टू tan डेल्टा बाई 2 इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई म्यू प्लस 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे दिया, ये एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, tan I प्लस R बाई 2, इसको प्रूव करो तो रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट रे आ रही है, तो डेविएशन के बगल में tan लगा दिए हैं, तो tan डेल्टा बाई 2 इतना हो, तो कैसे प्रूव करेंगे इसको? तो स्नेल्स लॉ लगा के प्रूव करेंगे। तो लगाते हैं पहले स्नेल्स लॉ, साइन कॉस में रिश्ता आएगा, फिर बाद में उसको tan में बदल देंगे। इस केस के लिए ये प्रूव करना है, इसको नोट करके ओके लिखो जल्दी से, सॉल्यूशन हम लोग शुरू करें। रेयर से डेंसर में जाती थी तो R माइनस आई लिखे थे, यहाँ I माइनस आर हुई। तो इसको प्रूव करो, अप्लाई करो स्नेल्स लॉ। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए अप्लाई स्नेल्स लॉ, तो सारा काम स्नेल्स लॉ से ही होगा। एट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो यहाँ पे बोलेंगे 1 साइन आई रेयर मीडियम है इक्वल टू म्यू साइन आर, ऐसा हो गया 1 साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर। अब इसको तुमको I प्लस आर बाई 2 वाला कहानी करना है, तो यहां से तुम बोल सकता है I माइनस आर को डेल्टा बोलता था, डेल्टा बाई 2 लेना है हम लोग, क्या लेना है? tan डेल्टा बाई 2। तो यहाँ से साइन आई प्लस माइनस साइन आर तुम कर सकता है, यहाँ से साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू हो गया, म्यू बाई 1। अब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दो, तुमको यहाँ पे लाना कैसा फॉर्मेट है? म्यू माइनस 1 बाई म्यू प्लस 1, तो रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा है तुम, उसके हिसाब से हम लोग जानते हैं कि x बाई वाई इक्वल टू, अगर ये 7th 8th क्लास में पढ़ा था, a बाई बी होता है अगर, तो हम इसको जो है x माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई इक्वल टू a माइनस बी बाई ए प्लस बी लिख सकते हैं, ये दोनों सही होगा। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो इसी को बोलते हैं, तो यही वाला कंसेप्ट इसमें लगा। ये x था पहले, तो ऊपर भी x नीचे भी x, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो यहाँ एक बार माइनस करना है एक बार प्लस करना है, यहाँ ऊपर भी ये है नीचे भी, एक बार माइनस एक बार प्लस, इसमें अप्लाई कर दो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ऐसा है तो तुम इसको ऐसा लिख सकता है, साइन आई ऊपर भी लिखा और नीचे भी लिखा, एक बार माइनस साइन आर किया एक बार प्लस साइन आर किया। उसी तरह से म्यू ऊपर भी लिखा नीचे भी लिखा, एक बार -1 किया एक बार +1, वो सही है तो ये भी सही। अब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लिखो, क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लिखो, साइन सी माइनस साइन डी का क्या फॉर्मूला लिखता है? 2 कॉस लिखता है पहले, और साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, दोनों का फॉर्मूला लिखो यहाँ पे, साइन सी माइनस साइन डी का और साइन सी प्लस साइन डी का, क्या आएगा फॉर्मूला वत्सल? साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, प्रथम साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बोलो, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बोलो,
प्राची सिन्हा बताइए साइन सी प्लस साइन डी का। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला जी cos c प्लस डी बाई टू। तो cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। अब जब काटो, जो कटता है उसको काटो, या जो बचता है उसको बचाओ। दो दो कट गया। अब ये साइन बाई कॉस टेन हो गया ऊपर में। तो आई माइनस आर को डेल्टा बोलते थे हम लोग, तो उसको डेल्टा बाई टू बोल सकते हैं। तो साइन बाई कॉस टेन हो गया आई माइनस आर बाई टू। ये इसको नीचे कर देंगे तो टेन हो जाएगा नीचे में, आई प्लस आर बाई टू इक्वल टू म्यू माइनस वन बाई म्यू प्लस वन। अब ये जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा आगे, यही चीज हो जाएगा। इसके बाद ये स्टेप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि आई माइनस आर को डेल्टा लिख देंगे। ये टेन डेल्टा बाई टू हो गया, ये वाला इधर चला गया, तो ये प्रूव्ड हो गया। नोट कर लो इसको। तो कुछ नहीं, श्रेयस वाला लगा दिए, रेशियो प्रोपोर्शन का कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वाला फॉर्मूला लगा दिए, साइन सी माइनस डी साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला लगा दिए, सॉल्व कर। So this is the deviation suffered by the incident ray when refracted by denser medium. रेयर टू डेंसर के कहानी सीख लिया। अब तुम जो है क्वेश्चंस करने के लायक हो गया है, तो कुछ क्वेश्चंस कर लो। जितना अभी तक पढ़ा उसमें कुछ क्वेश्चन देख लो। जितना पढ़ा है उस थ्योरी को पूरा पूरा लगा देगा तो क्वेश्चन फटाफट बहुत इजी होता है, धड़ाधड़ बन जाएगा। क्वेश्चन देख लो। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, अभी तक जितना पढ़ा है उस पे क्वेश्चन देखो। जैसे पहला क्वेश्चन तुमको है, a layer of ice, a layer of ice, refractive index 1.33, 4/3 इसी को बोलते हैं। 1.33 4/3 भी बोल सकते हो, वाटर का जो होता है। लाइज ऑन ए ग्लास प्लेट, ग्लास प्लेट के ऊपर आइस रखा हुआ है, इसका म्यू दिया हुआ है 1.5, 3/2 इसी को बोलते हैं। A ray of light, a ray of light makes an angle of incidence, makes an angle of incidence, angle of incidence 60 degree on the surface of ice, 60 degree on the surface of ice. Find the angle between, find the angle between, find the angle between this ray and the normal in the glass, this ray and the normal, normal in glass. तो पिक्चर दिया हुआ है भाई, ये ग्लास है, इसके ऊपर में आइस का स्लैब है, तो ये ऊपर में आइस का स्लैब रखा हुआ है, आइस है, ये ग्लास है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ पे इंसिडेंट रे आ रही थी, कितने डिग्री पे बना रहा है, 60 डिग्री ऑन द सरफेस ऑफ आइस। अब तुमको निकालना है कि ये ग्लास के साथ कितना एंगल बनाएगा, निकालो जल्दी से।
कैसे करेगा? स्नेल्स लॉ लगाएगा। तो ये एंगल मालूम है तो यहाँ एंगल निकालो। तो सॉल्यूशन शुरू करेंगे। कोई फॉर्मूला नहीं, सिंपल एक ही को फॉर्मूला, स्नेल्स लॉ। जल्दी लगाओ। तो ये एयर है ऊपर, तो क्या करेंगे? यहाँ N1 बोल दिया, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट N1। स्नेल्स लॉ एट N1 पहला सरफेस पे लगाओ, ये आइस और एयर वाले सरफेस पे। एट आइस एयर सरफेस लिखते हैं हम लोग। तो 1 sin 60 इक्वल टू, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आइस का दिया हुआ है 4/3, तो 4/3 sin r, ये R1 बोल देते हैं इसको, Y1 था। तो रे ऐसे नहीं जा करके रेयर से डेंसर में जा रही है, ऐसे मुड़ जाएगी थोड़ा यहाँ पे। अब यही वाला एंगल R1 का लाया तुम्हारा, तो R1 यहीं से निकल जाएगा। तो sin R1 इक्वल टू 3/4 इंटू sin 60, sin 60 √3/2 होता है। तो ये हो गया 3√3/8। अब ये जितना एंगल है, ये एंगल उतना ही हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल, ये भी R1 हो जाएगा। नॉर्मल इन ग्लास, ये रे अब इसके साथ यही R1 एंगल बना रही है, इसी का वैल्यू निकालना होगा तुमको। उसके बाद फिर जब यहाँ पे आई, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो ये 1.33 था, उससे ज्यादा 1.5, ये फिर नॉर्मल की तरफ ऐसे मुड़ जाएगी। और यहाँ पे जब पहुंची तब ये नॉर्मल से दूर जाएगा। तो ओरिजिनल रे जानते हैं कि सारा सरफेस पैरेलल है, ओरिजिनल रे ऐसे था, हम लोग कल पढ़े थे कि सारा रे पैरेलल है तो ऐसे ही जाएगी। तो ये एंगल जो है ऊपर वाले के बराबर ही हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ वाला एंगल आपको जो है आर बोल देते हैं, ये भी आर हो जाएगा। इस पॉइंट पे मान लीजिए निकालना है ये वाला आर आपको, तो फिर स्नेल्स लॉ लगाइएगा। ये यहाँ पे अप्लाई स्नेल्स लॉ एट N2, तो ये है 1.5 मतलब 3/2 sin r, या यहाँ इसको N2 लिख देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, इसको N3 बोल देते हैं, एट N2। तो ये क्या बोलेंगे? 4/3 sin R1, sin R1 इक्वल टू, ये R निकाल लेते हैं यहाँ पे, 3/2 sin R, ऐसे कर दिए। अब sin R1 का वैल्यू यहाँ लाके डाल दीजिए, 4/3 3√3/8। ये स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हैं वो सीख जाइएगा आप, ऐसे डर खत्म हो जाएगा। अब काट दीजिए, 3/2, 3 कट गया, 2 8 8 बन करके ये भी कट गया, 4 4 से 4 भी कट गया, तो साइन आर हो गया आपका √3/3, 1/√3। तो यही वाला एंगल पूछ रहा था आपसे क्वेश्चन में, R इक्वल टू व्हाट? तो साइन R 1/√3 हो गया, तो 1/√3 का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। 1/√3 का वैल्यू 35 डिग्री दिया हुआ है, लगभग लगभग। R को 35 डिग्री बोलते हैं, इसको याद रखिए। साइन इनवर्स 1/√3 इक्वल टू 35 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। साइन इनवर्स 1/√3 लगभग लगभग 35 होता है। नहीं भी लिखिएगा, साइन इनवर्स 1/√3 लिख दीजिए, काम हो जाएगा। तो यही हो गया, स्नेल्स लॉ लगा के निकाले सीधा सीधा, 2 बार स्नेल्स लॉ लगाए, निकल गया। दूसरा क्वेश्चन अब लेते हैं, इसको मिटाना है तो ओके लिखिए, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं हुआ होगा। एक बार यहाँ लगा दिए स्नेल्स लॉ, एक बार यहाँ लगा दिए, अब ये आर बराबर हो जाएगा, ये आर पूछा था। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हैं आपको समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन है, अ लेयर ऑफ ईथर, ईथर का म्यू दिया हुआ है 1.36, 2 सेंटीमीटर थिक, floats on the surface of water,
floats on the surface of water, floats on the surface of water. वाटर का म्यू आप जान चुके हैं 1.33 कम है म्यू, 4/3 इसको बोलते हैं। सरफेस ऑफ वाटर 4 सेंटीमीटर डीप, 4 सेंटीमीटर डीप। What is the apparent distance? What is the apparent distance? Apparent distance from the ether surface, from the ether surface, apparent distance from the ether surface to the bottom of water, to the bottom of the water layer, bottom of the water layer when viewed at normal incidence, when viewed at normal incidence, मतलब नॉर्मल से सट के देख रहे हैं, नॉर्मल इंसिडेंस। तो फिगर दिया हुआ है, तो आप वही स्नेल से लगा के निकालिए। तो अगर आपको फॉर्मूला मालूम है, पहले पढ़े हैं, तो फॉर्मूला लगा दीजिए। ये वाला थिकनेस दिया हुआ है T1 है, ये थिकनेस T2 है। तो T1 T2 कितना है? इथर ये था 2 सेंटीमीटर थिक, और ये वाटर था, ये इथर था। इथर दिया, वाटर दिया हुआ 4 सेंटीमीटर डीप। तो व्हाट इज द अपरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द इथर सरफेस? तो यही इथर, इथर जो है आपका ये वाला है, इस सरफेस है। अपरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द इथर सरफेस, ये μ1 है, ये तस्वीर दिया हुआ इतना। चलिए बनाइए। ये वाला इथर सरफेस है, यहीं से आंख लगा के आप देख रहे हैं, यहीं पे आंख रखे हैं और देख रहे हैं। तो इसी के पास सामने सामने नाक रख लिया, अगल बगल आंख रहता है नॉर्मल इंसिडेंस देखने के लिए। थोड़ा सा हटके, ये वाला सरफेस कितना आपको ऊपर दिखेगा आपको पता है? 2 गो लेयर डाला हुआ है, तो कल हम लोग पढ़े थे। ऊपर जाते जा रहे हैं, म्यू का वैल्यू इथर का हो गया 1.36, ज्यादा हो रहा है, ये हो गया 1.33। तो हम लोग क्या पढ़े थे अपरेंट डेप्थ के बारे में? तो अपरेंट शिफ्ट पढ़े थे ना हम लोग, अपरेंट डेप्थ इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ बाय μ1, एक्चुअल डेप्थ बाय μ2, d1 बाय μ1 प्लस d2 बाय μ2। तो d1 कितना दिया हुआ है यार? d1 की जगह पे t लिखा हुआ है, तो t1 बाय μ1 t2 बाय μ2 आप लिख सकते हैं। तो t1 कितना है आपका? 2 सेंटीमीटर बाय म्यू दिया हुआ 1.36, और वो है 4 सेंटीमीटर बाय म्यू दिया 1.33। ये अपरेंट डेप्थ हो जाएगा, ये है तो यहाँ दिखेगा। फाइनली आप निकाल सकते हैं इसका डिस्टेंस। ये सिप, ये हो जाएगा अपरेंट डेप्थ, यही वाला हो, डी अपरेंट। कितना हो जाएगा आंसर इसका? इसको डिवाइड कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए। T1 बाय μ1 प्लस T2 बाय μ2। तो 2 बाय 1.36, इसको डिवाइड कर लीजिएगा, कैलकुलेटर लेके आते हैं। हाँ, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। d1 है 2 बाय 1.36, ये आ गया 1.47 प्लस
4 डिवाइडेड बाई 1.33, 4/3 हो गया तो 3 आ गए, तो 4.47 सेंटीमीटर। 4.47 सेंटीमीटर, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन। तो ये सब थ्योरी में आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। अब क्वेश्चन बनाइएगा तो फटाफट बनेगा। पूछता है इसी में शिफ्ट कितना कर गया, तो इतना दूरी शिफ्ट कर गया एस, तो शिफ्ट को निकालते हैं एस माइनस डी एपरेंट। शिफ्ट अगर पूछता, शिफ्ट भी पूछता कितना ऊपर चढ़ गया, तो घटा देते, टोटल डिस्टेंस जितना है 6 सेंटीमीटर, अब में से ये घटा देंगे 4.47, तो शिफ्ट निकल जाएगा ये। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन सब है। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है अ कन्वर्जिंग बीम, अ कन्वर्जिंग बीम of light rays, converging beam of light rays incident on a glass air interface, incident on a glass air interface, as shown in figure, as shown in figure। एक फिगर हम देंगे, उसी से क्वेश्चन बनाना है। glass air interface as shown in figure, find where the rays will meet after reflection, find the rays, find where these rays will meet, find where these rays will meet after refraction, after refraction। तो फोटो दिया हुआ है, देखिए फोटो दे रहे हैं, ये है नीचे ग्लास, ऊपर है एयर, समझ लिए ग्लास में ये ऑब्जेक्ट है और इधर से आप व्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये डॉटेड डॉटेड लाइन बनाया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट पोजीशन की तरह हो गया, और ये दिया हुआ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और ये डिस्टेंस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, इसकी हाइट डेप्थ दी हुई है 20 सेंटीमीटर। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा वो पूछ रहा है, तो कैसे निकालिएगा। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग जानते हैं 3/2, नहीं भी देगा तो एयर का जानते हैं 1। कैसे बनाइएगा, तो सिंगल सरफेस से रिफ्रैक्शन हो गया, ये सिंगल सरफेस हुआ, ग्लास सरफेस है, तो रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल सरफेस के लिए क्या फॉर्मूला हम बताएं, μ1/u इक्वल टू μ2/v। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाने वाली दूरी को पॉजिटिव बोलते हैं, इसके अपोजिट मेजर करेंगे तो निगेटिव बोलते हैं। यहां से ये नॉर्मल बना दिया, तो यही ऑब्जेक्ट का दूरी हो गया, तो इमेज कहीं ऊपर शिफ्ट कर देते, क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी लाइट रे, ऐसे मुड़ेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नहीं टुवर्ड्स द नॉर्मल हो, है कि नहीं। ये जो है ये डेंसर मीडियम, उधर से लाइट रे आ रही है, यहाँ पे नॉर्मल अगर है तो ये इस तरह से नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, यहाँ भी नॉर्मल बनाए तो इस तरह से नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, तो कहीं यहाँ पे इमेज बनेगा, यही वाला दूरी आपको निकालना है। ये दूरी हो जाएगा हमारा v, ये u की तरह हो गया, और ये दूरी हमारा हो जाएगा v की तरह, ये इमेज का पोजीशन हुआ v की तरह। फोटो भी बना दिए, फॉर्मूला सीधा सीधा लगाइए, तस्वीर नहीं भी बनेगा तो भी बन जाएगा। μ1 क्या है 1, एयर है, u इधर ही की तरफ मेजर कर रहे हैं तो u हो गया +20 सेंटीमीटर। μ2 क्या है 3/2, और v निकालना है आपको, तो v बराबर v उधर ले जाइए 3/2 × 20, ये 30 सेंटीमीटर आ गया। प्लस का मतलब नीचे चला जाएगा, और देखिए फिगर से भी पता चल रहा है कि नीचे जाना चाहिए, फिगर से भी पता चल रहा है कि ऐसे नीचे जाना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट यहाँ था तो इमेज यहाँ बनेगी, आप रेयर से डेंसर की तरफ देख रहे हैं, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट था, उसका इमेज यहाँ पे बना 30 सेंटीमीटर।
यही आंसर हो गया 30 सेंटीमीटर। तो कौन सा फॉर्मूला लगा दिए, सिंगल सरफेस से रिफ्रैक्शन का, μ1/u इक्वल टू μ2/v। समझ में आया तो यस बोलिए, अब मिटाना है तो ओके लिखिए। इसमें डेंसर मीडियम में नॉर्मल की तरफ मुड़ गई लाइट, ऐसे आना चाहिए था, इधर मुड़ गई, ऐसे आना चाहिए था, इधर मुड़ गई, और दोनों कटा थिक नीचे, इतना शिफ्ट कर जाएगा इमेज। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप किताब से क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन और दे रहे हैं हम, देखिए इसमें लैंग्वेज थोड़ा लंबा है, तो लैंग्वेज हम बोल देते हैं, इतना लिखेंगे तो बोर्ड भर जाएगा। लैंग्वेज हम बोल देते हैं मुंह से, आप समझिएगा, तस्वीर बनाते हैं। इसको मिटा दें। यस, तो आप क्वेश्चन बनाइएगा तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको किताब में भी मिलेगा। अगर गलती से किताब आप उल्टा लिए, एक बार क्वेश्चन बनाने बैठ गए, तो सब क्वेश्चन आपका बन जाएगा। देखिए एक टैंक दिया हुआ है इस तरह से, इसमें पानी भरा हुआ है, यहां तक वाटर है, और ऊपर में एक बर्ड है, यहाँ पे एक बर्ड है ना, और जो है एक बर्ड है ऊपर में, और इसका वेलोसिटी इधर की तरफ है, बर्ड धीरे धीरे नीचे आ रही है पानी की तरफ, और पानी के अंदर में एक मछली है, अब मछली धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, पानी के अंदर एक फिश है, फिश का वेलोसिटी इधर दिया मूवमेंट, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर का म्यू है। तो कह रहा है बर्ड इज डाइविंग वर्टिकली डाउन ओवर ए टैंक विथ ए स्पीड 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड बर्ड का स्पीड दिया हुआ है कि नहीं। एंड द बेस ऑफ द टैंक इज सिल्वर्ड, कह रहा है कि इसको मिरर बना दिया, सिल्वर्ड, बेस ऑफ द टैंक इज सिल्वर्ड, द फिश इन द टैंक इज राइजिंग अपवर्ड अलोंग द सेम लाइन विथ ए स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। ये इसी लाइन की तरफ बर्ड और फिश एक ही लाइन में, ये 4 मीटर पर सेकेंड से 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड, इसी लाइन की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड से। ये हो गया फिश, यही लैंग्वेज में लिखा हुआ था, तो ये आप समझ सकते हैं फोटो से। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड नंबर ए द स्पीड ऑफ द इमेज, द स्पीड ऑफ द इमेज, द स्पीड ऑफ द इमेज ऑफ द फिश, of the fish as seen directly by the bird, as seen directly by the bird, ये पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है the speed of the image, speed of the image of the bird, image of the bird relative to the fish looking upwards, नॉर्मल की तरफ देख रहा है। ये दो क्वेश्चन बनाइए, तो इसको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बर्ड है, इस लाइन की तरफ 6 सेंटीमीटर पर सेकंड से आ रहा है, ये आप देख रहे हैं ग्राउंड से, अम्मा के पेड़ के नीचे आप खड़े हैं और आप देख रहे हैं ये सब कहानी, मतलब ये विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ हो गया, या ये फिक्स्ड फ्रेम है, यहाँ पे आप खड़े हो गए, आप देख रहे हैं कि भाई एक बर्ड नीचे की तरफ आ रहा है कुछ वेलोसिटी से, और ये फिश इधर से जा रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है स्पीड ऑफ द इमेज ऑफ द फिश, तो अगर ये फिश जो है 4 सेंटीमीटर ऊपर पर सेकंड से जा रहा है, तो इसका इमेज क्या होगा, एज सीन डायरेक्टली बाय बर्ड, बर्ड क्या देखेगा, ये कितने से जा रहा है। तो हम लोग जानते थे कि ये अगर x दूरी पे है
ऑब्जेक्ट की तरह हो गया, ऊपर से देख रहे हैं आप, है ना, ऊपर से देख रहे हैं। जैसे हम बताए थे पानी में सिक्का गिर जाता है तो आपका सिक्का थोड़ा उठा हुआ दिख रहा था, तो यहाँ पे ये फिक्स फ्रेम हो गया हमारा, यहीं पे खड़े हैं, हम देख रहे हैं कि भाई ये डिस्टेंस जो है एक्स दूरी पे है, कौन है, फिश है, एक्चुअल डिस्टेंस हो गया ये, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा एक्चुअल वेलोसिटी। इसका इमेज हम लोग जानते हैं कि थोड़ा ऊपर बनता है, तो ये अपरेंट डिस्टेंस हो गया फिश का, ये एक्चुअल डिस्टेंस हो गया था फिश का। इस दोनों में रिलेशन हम लोग जानते हैं, ऊपर से जब देखेंगे, यहां से खड़े होकर देखेंगे तो हम लोग ये रिलेशन जानते हैं। कहीं पे भी फिक्स फ्रेम में खड़े हैं, चलते हुए नहीं, रेस्ट में रह के देखेंगे नॉर्मल की तरफ, तो हम लोग जानते हैं जो है कि इमेज वाला जो डिस्टेंस हुआ ये वाला हो गया, अपरेंट डिस्टेंस ही इमेज हो गया फिश का, ये बराबर हो जाता है एक्चुअल डिस्टेंस जो फिश का था डिवाइडेड बाय म्यू। इसलिए इसको डिफरेंशिएट कर देंगे dx बाई dt, तो वो वेलोसिटी हो जाएगा dx बाई dt, उधर भी 1 बाय म्यू इंटू dx एक्चुअल बाई dt, तो ये हो जाएगा 1 बाय म्यू, यही वाला वेलोसिटी ऑफ फिश हो गया एज सीन फ्रॉम अर्थ, इसको वेलोसिटी ऑफ फिश बोलेंगे एज सीन फ्रॉम अर्थ। इसको बोलेंगे कि यहाँ पे खड़े होके जो देखे थे हम लोग, इमेज का वेलोसिटी हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फिश हो गया, आपने देखा यहाँ से फिश इमेज dx बाई dt को, ये था इमेज, ये ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बनता है, ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किए तो ये इमेज हो गया। पानी के ऊपर से देख रहे हैं, ये थोड़ा ऊपर चढ़ा हुआ दिखता है, तो ये वेलोसिटी दिखेगा ऐसे, तो ये म्यू तो का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ये तो नंबर है, ये फिश जा रहा है ऊपर तो इमेज भी ऊपर जाता हुआ आपको दिखेगा, ये जितने से जा रहा है इसका वेलोसिटी आपको दिखेगा, ये इतना है तो इसका वेलोसिटी हो गया ये वाला डिवाइडेड बाय म्यू, इसका वेलोसिटी हो जाएगा इमेज का फिश डिवाइडेड बाय म्यू। यही नहीं क्वेश्चन बोल रहा है, ये जा रहा है जितने से उतना डिवाइडेड बाय म्यू से ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो ये कितने से जा रहा था, 4 से, और म्यू कितना था अपना, वाटर है तो 4/3, तो 4 कट जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड से अब जाता हुआ दिखे। यहाँ पे जो रेस्ट में ऑब्जर्वर या बर्ड रेस्ट में रहता है तो उसको किस इधर की तरफ 3 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाता हुआ दिखता, लेकिन बर्ड भी इधर आ रहा है। अब दो बातें हो गई, अब आपको जो क्वेश्चन पूछा था बर्ड कितना देख रहा है, अब कहानी हो गया ऐसा कि बर्ड आ रहा है इधर 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, सेंटीमीटर पर सेकेंड से ये 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ऊपर जाता है, और इमेज जो है फिश का, इमेज जो है फिश का इमेज, आई फॉर इमेज, ये इधर की तरफ आपको दिख रहा है 3, ये 4 से था तो इमेज 3 से दिखे, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये बर्ड क्या देखेगा फिश को, फिश के इमेज को, तो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है तो जुड़ जाएगा वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, जुड़ जाता है, वेलोसिटी ऑफ फिश इमेज रिलेटिव टू बर्ड वेलोसिटी इक्वल टू, दोनों जुड़ जाए तो फिश माइनस बर्ड बोलते हैं, तो ऊपर की तरफ प्लस माने तो वो माइनस माइनस 6 कीजिएगा तो ये 9 हो जाएगा, 3 + 6 बराबर 9 हो जाएगा, अपवर्ड दिखेगा फिश वाला वेलोसिटी, अब माइनस माइनस वो अपवर्ड देखे प्लस आ जाए, इस वाले को प्लस मानते हैं उसको माइनस बोलना पड़ेगा, तो +3 माइनस -6 तो 9 आ गया प्लस का, तो ऊपर की तो 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड अपवर्ड दिखेगा, ये आंसर हो गया ये पार्ट। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, यस और नो? तो आप मुझवानी कर सकते हैं, ये 4 से था तो ये 4/म्यू हो जाएगा, तो 3 आ गया ये, अब ये 6 से आ रहा है, 3 से आ रहा है तो 9 से दिखेगा बर्ड को। अब दूसरा पार्ट इसी तरह से कीजिए, सेकंड पार्ट कीजिए, ये पार्ट ए हो गया। अब सेकंड पार्ट करना है, समझ में जिसको आ रहा है वो यस लिखेगा, चुपचाप बैठा नहीं रहेगा, पता नहीं चल रहा है कौन सा इमेज जाएगा गो डाउन,
कौन सा इमेज डाउन जाएगा जी? रटना थोड़े है, यहाँ लिखा हुआ है ना जी। इमेज डाउन क्यों जाएगा? ये इधर जा रहा है तो ये भी इधर ही जाता हुआ दिखेगा। यही नहीं क्वेश्चन आया है। इसमें म्यू तो स्केलर है, मतलब कोई नंबर है, इसका जो डायरेक्शन होगा इसका डायरेक्शन सेम होगा। रटना थोड़े है। डाउन क्यों जाएगा जी? वहां से देख रहे हैं कि ऊपर आ रहा है तो ये भी ऊपर जाता हुआ दिखेगा। जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा ये भी ऊपर चढ़ते जाएगा, थोड़ा सा और ऊपर इसको चढ़ाएगा तो इमेज नीचे आने लगेगा, ऊपर नहीं जाएगा जी। मान लो फिश यहाँ है तो इमेज यहाँ है, फिश यहाँ चला है तो इमेज यहाँ जाएगा, तो फिश ऊपर जा रहा है तो इमेज भी ऊपर जा रहा है। तो डाउन क्यों जाएगा? समझ में आया जी प्रथम? फिर जैसे जैसे ऊपर जाएगा इमेज भी ऊपर जाते जाएगा। यहाँ से ऊपर से देख रहे हैं एरो दिखाया हुआ है, इक्वेशन भी बोल रहा है। यस, दूसरा वाला देखो, दूसरा बना अपने से, उसी तरीके से सेकंड वाला पार्ट बना। सेकंड वाला पार्ट बना, दो पोजीशन पे देख लेगा अपने, पता चल जाएगा तुमको। अब बोल रहा है कि भाई इसको देख रहा है, बर्ड को देख रहा है, फिश देख रहा है। तो पहले बर्ड ने देखा फिश को, अब फिश देखेगा बर्ड को। तो नीचे से हम बताए थे तुमको थ्योरी में, नीचे से ऊपर हेलीकॉप्टर को देखते हैं तो और ऊपर भाग जाता है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? दूसरा बोला द स्पीड ऑफ इमेज ऑफ द बर्ड रिलेटिव टू फिश। अगर फिश रेस्ट में रहता है, पहले मन में सोचो रेस्ट में, अब बर्ड भी रेस्ट में यहाँ, तो हम लोग क्या देखते हैं? फोटो बना दिए और यहाँ पे मान लो फिश रेस्ट में, यहाँ से देख रहा है, और ये बर्ड है, ये भी रेस्ट में है। तो ये जब देखता है इसको, ऑब्जेक्ट को, तो इसका इमेज और ऊपर बन जाता है। ये जब देखेगा इसको तो इसका इमेज और ऊपर बनेगा, यहाँ पे इमेज बनेगा। तो यहाँ से हम लोग, ये रेस्ट में है, इसको रेस्ट में बोले चाहे हम लोग रेस्ट में बोले, ये पानी में खड़े होकर के हम लोग देख रहे हैं रेस्ट में, मान लो फिश रेस्ट में है, तो देखिएगा बर्ड का इमेज और ऊपर बन गया। ये म्यू टाइम्स हो जाता था। ये दूरी अगर मान लेते हैं कि x है, तो ये दूरी हो जाएगा, ये एक्चुअल दूरी था, y बोलते हैं, तो ये इमेज का डिस्टेंस हो जाएगा, y ऑफ इमेज हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ y एक्चुअल। तो ये इधर की तरफ आ रहा है फिश, अब चल रहा है, इधर चलेगा तो ये इमेज जो है, यहां से देख रहे हैं हम लोग, अब बर्ड नीचे आ रहा था तुम्हारा, बर्ड नीचे आ रहा है, बर्ड का देख रहे हैं, ये इस रेस्ट में ही रहने दो इसको अभी। तो बर्ड नीचे आ जाएगा तो इमेज थोड़ा नीचे आ जाएगा, मतलब बर्ड का वेलोसिटी नीचे अगर है तो इमेज का भी वेलोसिटी नीचे हो। ये इमेज का वेलोसिटी नीचे होगा अगर बर्ड का एक्चुअल वेलोसिटी, ये एक्चुअल है, ये इमेज है, बर्ड का इमेज है, वो भी नीचे की तरफ होगा। अब फिश चलने लगेगा ऊपर तो ये और इमेज दोनों जुड़ जाएगा। तो पहले हम लोग क्या सोचे मन में, फिश रेस्ट में है, उसके बाद उसने बर्ड को देखा, तो बर्ड एक्चुअली में यहाँ है, अगर बर्ड रेस्ट में है तो उसका इमेज यहाँ बनेगा। अब बर्ड मूव करके थोड़ा नीचे चला है तो इमेज भी थोड़ा नीचे चला है, इसका मतलब बर्ड का वेलोसिटी नीचे है तो इमेज का भी वेलोसिटी नीचे की तरफ। तो तुम क्या बोलेगा कि डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ बर्ड इक्वल टू म्यू टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ बर्ड। जब रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में देखते हैं तो ऑब्जेक्ट और दूर दिखता है, इसलिए म्यू से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए इसका डिफरेंशिएट कर देगा तो वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ लिख सकते हैं, फिक्स फ्रेम से बोल रहे हैं, म्यू टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ बर्ड। अब ये दोनों से म्यू तो चूंकि पॉजिटिव नंबर है, इसलिए इसका वेलोसिटी डायरेक्शन इसका वेलोसिटी डायरेक्शन सेम होगा। तो बर्ड क्वेश्चन में दे रहा था कि डाउन आ रहा है तो ये इमेज भी डाउन है। तो म्यू कितना दिया हुआ था हमारा, वाटर था, वाटर का 4/3, बर्ड का वेलोसिटी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ था, 8 सेंटीमीटर पर सेकंड से अगर फिश रेस्ट में है तो उसको दिखेगा कि बर्ड नीचे आ रहा है, ये इमेज ऑफ बर्ड लगेगा उसको नीचे आ रहा है।
इसको मछली को। अब क्या करना है, अब रियली में मछली जा रहा था ऊपर, तो फाइनल सीन क्या बन गया बी पार्ट का हमारा, ये मछली जब रेस्ट में था, ये व्हेन फिश इज इन रेस्ट, तब मछली ने देखा इज इन रेस्ट, तब उसने ये कहानी देखा कि बर्ड जो है का इमेज नीचे की तरफ आ रहा है। अब यहाँ पे एक फोटो बना देते हैं, ये बर्ड का इमेज है, अब वो नीचे की तरफ आ रहा है कितने से, 8 सेंटीमीटर पर सेकंड से। कब, जब फिश रेस्ट में था, ऐसे था। और जब ये चलने लगेगा इधर, तब उसको कितने से दिखेगा, तो ये एक्चुअली में चल रहा है कितने से, क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये कितना दिया था फिश का वेलोसिटी, 4 सेंटीमीटर दिया था पर सेकेंड इसका। तो हम लोग को दिखाई, क्वेश्चन पूछ रहा था कि बर्ड के इमेज को फिश क्या देखेगा, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड इमेज एज सीन बाय फिश, मूविंग फिश, तो इसको बोलेंगे कि बर्ड का इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ फिश लिखते हैं। तो कोई भी एक डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो, दूसरा नेगेटिव मान लो, तो मान लो नीचे वाले को पॉजिटिव तुम मानता है, इसको पहले वाले को पॉजिटिव मान लिया तो 8 लिख देगा, माइनस ये ऊपर है इसलिए इसको -4 लिखेगा, तो ये 8 + 4 हो गया 12 आ गया, पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब डाउन जा रहा है। पॉजिटिव डाउन को तुम माना था, पहले वाले को पॉजिटिव मान लिया, उसको +8 लिख दिए, तो ये उल्टा है, इसको माइनस, ये अगर नीचे रहता तब इसको -4 लिखते, 4 से तब बोलते डाउन जाएगा, ये 12 से डाउन जाते हुए दिखे, 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मछली देखिएगा कि बर्ड उसकी तरफ आ रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से, किधर, डाउनवर्ड, यही आंसर है। समझ में आया, यस और नो। ये हीरो है, ये हीरोइन है, तो हीरो को क्या देखेगा हीरोइन, इसका वेलोसिटी उलट के खींच लेते हैं, उलट के इसमें जोड़ देते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, ये 4 उठा लिया, इसमें उलट के जोड़ दिया तो 12 से नीचे दिखेगा। जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसका वेलोसिटी खींच लो, ये रेस्ट में हो जाएगा, उसको पलट के उसमें लगा देते हैं तो 12 दिखेगा। 8 + 4 12, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है, फिश के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो फिश का वेलोसिटी चुरा लिया, अब पलट के इसमें लगा दिया, 8 4 12 हो जाएगा नीचे सीधा सीधा। तो जो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला हम लोग निकाले थे उसी को डिफरेंशिएट कर दिए तो इमेज भी आ गया, मतलब वेलोसिटी वाला फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे एक मिरर है और उसके नीचे में एक टंकी में पानी रखा हुआ है ना, इसके बेस को उस मिरर से देखना है, ये पानी है H1 हाइट तक भरा हुआ, कितना हाइट तक है, H1 हाइट तक, और ये जो मिरर है यहाँ से H हाइट ऊपर है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसमें वाटर है, रेस्ट में है, H हाइट ऊपर है, और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है। ठीक है, कह रहा फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ द बॉटम ऑफ द टैंक, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, find the position of image of the bottom, image of the bottom of tank formed by the mirror, of the bottom of tank formed by the mirror। क्या होगा, तो ये वाटर नहीं रहता, ये जितना दूरी बॉटम था उतना ही पीछे में यहाँ इमेज बन जाता ऊपर मिरर के पीछे। अब क्या होता है, यहाँ पे एक मान लो एक सिक्का डाल दो, एक पॉइंट देख लो तुम बॉटम में, वो पॉइंट जितना यहाँ से दिखेगा, यहाँ इतना दूरी से, तो तुम जानता है कि जब ऊपर से देखते हैं रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के चीज को, ये उठा हुआ दिखता है, यहाँ पे आता है, ये ऑब्जेक्ट था तो इमेज यहाँ दिखेगा तुमको, तो कितना डिस्टेंस उठ जाता है, ये टोटल H1 है, तो ये वाला हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का दूरी H1/μ, अपरेंट डेप्थ ये हो जाएगा H1/μ। अब यहाँ से इसका दूरी मेजर कर लो कितना है, उतना ही दूरी पीछे बन जाएगा इमेज ऊपर। तो आंसर तो तुम डायरेक्ट बोल सकता है मुझमानी, कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक बचा, मिरर से लेके ये इमेज का डिस्टेंस,
कितना होगा, MI निकालेंगे हम लोग। तो ये दिया हुआ है, ये वाला हाइट हो गया h माइनस h1, यहाँ तक का दूरी निकाल लेंगे h माइनस h1 प्लस ये h1 बाई म्यू, यही हो गया। तो ये जितना डिस्टेंस आ गया उतना ही डिस्टेंस पीछे यहाँ पे इमेज बनेगा, इसका मिरर में पीछे बनेगा, इतना डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ये हो जाएगा आंसर h माइनस h1 प्लस h1 बाई म्यू। समझ में आया, यस और नो? ऊपर से जब देखते हैं हम लोग हवा से पानी वाले चीज को, तो ये यहाँ पे दिखता है, तो इस पॉइंट से देखना है, ये इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट कितना दूर हो गया, ये वाला दूरी प्लस ये वाला दूरी, उतना ही दूरी मिरर में पीछे बनेगा। तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आराम से बना सकता है। इसी तरह क्वेश्चन बड़ा पड़ा हुआ है, जो कंसेप्ट हम दे चुके हैं उसी को अप्लाई करके तुम सारा क्वेश्चन बना सकता है। इसको मिटा के दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, मिरर लगा देगा, कुछ भी करेगा, तो इस तरह से तुम बनाते चला। दूसरा क्वेश्चन एक और देखो, कह रहा है कि एक प्रॉब्लम है, एक टंकी है, इसमें पानी भरा हुआ है कुछ हाइट तक, ये हाइट h दिया हुआ है, टंकी में पानी है और ये हाइट h दिया हुआ है। अब यहाँ वाला जो है, इस टंकी में जो स्पॉट है, इस कॉर्नर वाला पॉइंट में एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं टेलीस्कोप से, यहाँ पे टेलीस्कोप लगा के, इसके आँख के सामने में ऐसे यहाँ पे टेलीस्कोप लगाया है, ठीक सामने में एक टेलीस्कोप लगा के देख रहे हैं, ठीक सामने में। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है तुम्हारा, ये ए पॉइंट को देख रहा है, ये पॉइंट का नाम सी दे दिया, इस पॉइंट का नाम डी दे दिया। क्वेश्चन कह रहा है, पर्सन लुकिंग थ्रू ए टेलीस्कोप, a person looking through a telescope, a person looking through a telescope, through a telescope, इसको अपने से बना के जरा दिखाना तुमको। through a telescope, he just sees the point A, टंकी के एकदम कोने में पॉइंट A, on the rim at the bottom of a cylindrical vessel, on the rim at bottom of a cylindrical vessel, वो तो तुमको दिख ही रहा है, ये पॉइंट को देख रहा है डायरेक्टली, cylindrical vessel, when the vessel is empty, when the vessel is empty, जब बर्तन खाली था तो ये पॉइंट को डायरेक्टली वो देख रहा था। अब इसमें पानी भर दिया, when the vessel is completely filled with a liquid of mu equal to 1.5, एक ऐसा लिक्विड है जिसका mu 1.5 है, he observes a mark at the center B, तो वो देखता है कि इसके बीचों बीच यहाँ पे दिखाई पड़ता है, ए पॉइंट नहीं दिख करके बी पॉइंट दिखता है, सेंटर है, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर इधर पीछे, 5 सेंटीमीटर आगे, सेंटर हो गया, इसको देख रहा है बी, ये ऑब्जर्व से मार्क एट द सेंटर बी ऑफ द बॉटम without moving the telescope or the vessel, एकदम फिक्स पोजीशन पे यहीं पे सटा के देख रहा है यहाँ से, without moving the telescope और द वेसल, सब रेस्ट में, खाली पानी भर दिए हैं तो ए पॉइंट नहीं दिख के बी पॉइंट दिखने लगा उसको। व्हाट इज द हाइट ऑफ द वेसल, इस तरीके से आप वेसल में पूरा कंप्लीटली फिल्ड है वेसल, ये वेरी हाइट ऑफ द वेसल पूछ रहा है कितना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द वेसल,
हाइट ऑफ द वेसल। तो बॉटम से इसका हाइट पता कर सकते हैं हम लोग। एच कितना ये पूछ रहा है तुमसे, म्यू दिया हुआ है 1.5। व्हाट इज द हाइट ऑफ द वेसल if the diameter of its cross section, if the diameter of its cross section is 10 centimeter, cross section is 10 centimeter, ये 5 कर दिया। बना दे इस क्वेश्चन को। क्या था क्वेश्चन, जब बर्तन खाली था तो यहां से देखा, यहाँ पे दिखाई पड़ा स्पॉट। अब इसी में लबालब पानी भर दिए तो यहाँ नहीं दिख के यहाँ दिखने लगा स्पॉट। तो भाई ये टेलीस्कोप मतलब यहाँ पे आंख रखा है तो ये नॉर्मल हुआ, तो खाली था तो सीधा सीधा रे ऐसे था, टेलीस्कोप ऐसे था। अब जब पानी भर देगा तो क्या होगा, डेंसर मीडियम हो गया ये नॉर्मल है अपना, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी रे, ऐसे हो जाएगी। तो पानी भर देने के बाद यहाँ से ऑब्जेक्ट बी से आता हुआ लाइट रे ऐसे दिखेगा, इसके आंखों में जाएगा। ऑब्जेक्ट से ऐसे रे जाएगी, इधर आंखों में जाएगी, यही कहानी हो जाए। तो अब तुमको जो है ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया आर। अब स्नेल्स लॉ लगा के आई और आर में रिलेशन निकाल दो। ये 5 सेंटीमीटर दिया है, ये एच दिया हुआ है, एच निकालना है एच हमको, तो निकल जाएगा। तो हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला, अप्लाई स्नेल्स लॉ, सीधा सीधा सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है, खाली आई आर लिख देना है सबसे पहले। उसमें आई आर नहीं लिखा हुआ है तो लिख दिया आई आर, और स्नेल्स लॉ लगा दिए। तो अप्लाई स्नेल्स लॉ, इस पॉइंट का नाम डी दिया हुआ है, डी, स्नेल्स लॉ है डी। तो डरेगा तो नहीं बनेगा, स्नेल्स लॉ फटाक से लगाएगा। तो क्या बोलेगा यहाँ पे, म्यू साइन आई इक्वल टू 1 साइन आर, उधर हवा है। अब साइन आर तुम ज्योमेट्री से निकालो, कितना होगा साइन आर ज्योमेट्री से। कहानी तुमको सब समझ में आ ही गया, तो इसको मिटा देते हैं, कहानी समझ में आ गया। तो अब साइन आर और साइन आई तुम ट्रायंगल में निकालने के लिए सीखा था 7th 8th 9th 10th में, उसको निकाल लो बस, बन जाएगा। इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करेगा, आंसर आएगा। एक अननोन है, एक इक्वेशन है, बन जाएगा। ये वेसल है तुम्हारा, और यहाँ से यहाँ तक ये वाला एंगल को आर बोल रहे हैं नॉर्मल से, ये एंगल आर है तो ये भी आर हो जाएगा। ये 10 सेंटीमीटर, ये एच है, ये कितना होगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो साइन आर यहाँ से कितना मिलेगा हमको जी, परपेंडिकुलर, तो 10 सेंटीमीटर बाय हाइपोटेन्यूज, तो रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, यही हो जाएगा। आई क्या है, यही वेसल था हमारा, और यहाँ से ये मिलाए हैं, ये वाले को आई बोल रहे हैं। ये 5 सेंटीमीटर है, ये एच है, ये कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो साइन आई यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, परपेंडिकुलर एच बाय हाइपोटेन्यूज रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। एक ही अननोन है एच, निकल जाएगा एच, इसमें डाल देते हैं, अब दोनों निकल गया। इसमें तो दिक्कत नहीं हुआ साइन आर और साइन आई निकालने में, तो उसको डाल देते हैं यहाँ पे। म्यू दिया हुआ था 1.5 साइन आई, तो 1.5 को 3/2 कर देते हैं, आराम होता है, 3/2 से कटेगा। साइन आई ये हो गया 5 बाई रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, उधर हो गया 1 इंटू साइन आर 10 बाई रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो, एच निकल जाएगा तुम्हारा। यहाँ तक समझ में आया। इसी फोटो को आई और आर को तोड़ तोड़ के बना दिए। ऐसे इंसिडेंट रे बी से जा रहा था या डी तक, तो वो एंगल आई था, यहाँ ए से जा रहा था डी तक, तो ये एंगल आर था शुरू वाला। ये ना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुरू वाला होगा, यहाँ से लाइट रे गई और ऐसे चली गई टेलीस्कोप, ये आर है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई और आर निकाल दिए और डाल दिए, सॉल्व करके बता कितना है एच, जल्दी से बताओ एच कितना है। बस ये लास्ट सवाल है, जल्दी से एच बताओ। तो 5 से 2 कट जाएगा, ये 10, 2 इधर आएगा 4, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू रूट एच स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर बराबर, इधर हो गया 4 इंटू रूट एच स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, सॉल्व कर दो, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, सॉल्व कर दो, कितना आता है
स्क्वायरिंग करके सॉल्व करो। ये 9 हो गया, एच स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर मतलब 100। ये 4 हो गया 16, स्क्वायरिंग कर दी, एच स्क्वायर प्लस 25, 9h स्क्वायर प्लस 900 इक्वल टू 16h स्क्वायर प्लस 16 इंटू 25। अब 16 में से 9 चला गया तो 7h स्क्वायर, और 900 में से ये 25 इंटू 16, 25 इंटू 10 250 इंटू 150 400। 250 और 150 400। तो एच स्क्वायर हो गया 5/7 का रूट एच हो गया इंटू 100 का रूट 10, रूट 5/7 निकाल देंगे हम लोग। तो रूट 5 डिवाइडेड बाय 7 ये आ जाता है 0.845, 845 इंटू 10, 8.45 सेंटीमीटर दिखे। मतलब ये हाइट आ गया तुम्हारा, ये 10 सेंटीमीटर, ये 8.45 सेंटीमीटर, यही आंसर है। समझ में आया जी? यस और नो? यस, ठीक है, नोट कर लो। इसी तरह का क्वेश्चन भरा पड़ा हुआ है। एक बार हम तुमको क्वेश्चन दिखाए, जो थ्योरी बताए उसी से सब क्वेश्चन बनेगा। तो तुम अपने घर में जरूर बनाओ इस क्वेश्चन, इस सारे क्वेश्चन को, बहुत नंबर मिलेगा इसमें, मेहनत कम है, जल्दी जल्दी बन जाता है। तो आगे और हम लोग प्रिज्म शुरू करेंगे, रिफ्लेक्शन ही है, और इस पे और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, TIR पे भी करेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, और प्रिज्म पे भी करेंगे। उसके बाद में लेंस शुरू होगा। इतना ही रहने देते हैं आज।